आज हमने टॉपिक लिया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो इकोसिस्टम क्या है? जब भी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स जो भी हमारे जो आजू बाजू में है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके इंटरेक्शन से क्या बनता है? तो इकोसिस्टम बनता है। तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आजू बाजू में जो भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो वो एक दूसरे को जब इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ जब वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? तो इसको कलेक्टिवली हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जो भी हमारे आजू बाजू में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर है एंड उनका इफेक्ट, उसको ही हम एनवायरनमेंट ऐसे कहेंगे। तो ये जो भी हमारे आजू बाजू की जो कंडीशन है, इसको हम एनवायरनमेंट कहेंगे। तो एनवायरनमेंट में बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल अलग अलग फैक्टर आते हैं। तो ये एनवायरनमेंट जो है, तो ये इसका बैलेंस मेंटेन होता है थ्रू वेरियस ऑपरेशन एंड वेरियस नेचुरल साइकिल, जैसे H2O यानी वाटर साइकिल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, N2 यानी नाइट्रोजन गैस साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल भी कह सकते हैं, या ऑक्सीजन साइकिल या ऑक्सीजन गैस साइकिल। तो ये अलग अलग साइकिल्स क्या करती है? तो एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है। तो एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट एज वेल एज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो नेचुरल एनवायरनमेंट में एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें आती है। तो इनमें क्या होता है? कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो आर्टिफिशियल जो भी एनवायरनमेंट रहता है, वो इम्पैक्ट करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वेरियस जो फूड चेन होती है एनवायरनमेंट में, वो बैलेंस करती है एनवायरनमेंट को। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जो एक तो मेड या क्रिएटेड बाय ह्यूमन होगा। तो वो यूजफुल भी हो सकता है नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, या वो हार्मफुल भी हो सकता है नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी क्या है? तो जो भी हम इंटरेक्शन है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर में या एनवायरनमेंट में, तो जो उनकी इंटरेक्शन है, अगर उनके स्टडी को हम करेंगे, तो उसको हम इकोलॉजी को ऐसे कहेंगे। तो बायोटिक फैक्टर वो सारे फैक्टर है कि जिनमें क्या होता है कि हम जिसमें भी जान है यानी जिंदा जो भी चीज है, तो उसकी स्टडी करते हैं। और अबायोटिक ऐसी चीजें होती है जिसमें बिल्कुल जान नहीं है, या जिसमें बिल्कुल भी लाइफ नहीं है। तो इकोसिस्टम क्या है? तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। तो हर जगह पे अगर जियोग्राफी की बात करें, तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग बायोटिक सिस्टम मिलेंगे और अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं, तो वहाँ का सिस्टम अलग है, क्योंकि वहाँ हम फिश नहीं देख सकते। वैसे अगर हम ओशियन में जाएंगे, तो हमें क्या है, वहाँ मिट्टी यानी अबायोटिक जो फैक्टर है, रेगिस्तान का जो मिट्टी है, डेजर्ट का जो मिट्टी है, वो नहीं हमें दिखेगा। तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड उनका जो भी हम इंटरेक्शन है बायोटिक एंड अबायोटिक का, वो कलेक्टिवली हम इसको क्या बनाएगा? तो इकोसिस्टम को बना देगा। तो इकोसिस्टम जो है, तो एक फंक्शनल यूनिट है, एंड इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट टू स्टडी इकोलॉजी। एनवायरनमेंट जो होता है, तो एनवायरनमेंट बहुत सारे इकोसिस्टम से बना होता है। जैसे पॉन्ड है, तो पॉन्ड क्या है? तो एक इकोसिस्टम है। वैसे ही अर्थ क्या है? तो अर्थ इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। पोल्यूशन, तो कभी भी किसी भी चीज में अगर कंटेमिनेशन हो रहा है या वो चीज खराब हो रही है, तो हम उसको पोल्यूशन ऐसे कह सकते हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन अननेसेसरी या अनएक्सेप्टेबल जब चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में, तो जिसकी वजह से वो जो हमारे आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते या सही से उसका यूज नहीं कर सकते, तो इसको ही हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहेंगे। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन नेचुरल इवेंट से भी हो सकता है, या अदरवाइज आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड एक्टिविटी से भी हो सकता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चेंजेस जब फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि हमारे जो भी अराउंडिंग सराउंडिंग जो एरिया है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, इसमें आइदर फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल अगर चेंजेस आ गए कि जो हमें हार्मफुल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल है, तो हम इसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहेंगे। तो किसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होना,
हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करना है, यानी कि विदाउट एनी लिमिट हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल यूज जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारे पेड़ों को काटना या अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करना, तो ये सारे क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रीजन है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कौन कौन सा प्रकार हो सकता है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, तो रेडियो एक्टिविटी से होता है, रेडियो एक्टिविटी से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो नेचुरल जो भी हमारे पास सन से जो भी लाइट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, तो ये क्या है, तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। आर्टिफिशियल अगर पोल्यूशन की बात करें तो एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट है। तो ये सारे क्या है, तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। तो मिसहैप्स कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं, यानी कि जो भी ये थर्मल प्लांट है या न्यूक्लियर प्लांट है, तो वहाँ क्या होता है कि एक्सीडेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेरनोबिल, विंड स्केल, 3 माइल्स आइलैंड, या अलग अलग जगह पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गए थे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली जब ये एक्सीडेंट होते हैं तो थाउजेंड ऑफ पीपल उससे अफेक्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट से। उसके इफेक्ट में क्या क्या हम इफेक्ट देख सकते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के, तो जो भी कैंसरस अल्सरेशन ऑकर ड्यू टू द हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरेज, यानी कि जहाँ भी रेडिएशन ऑफ एक्सरे ज़्यादा रहेगा वहाँ कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी आपको स्किन का कैंसर हो सकता है। तो जो बॉडी के जो टिश्यूज है वो टिश्यू डिस्ट्रॉयड होते हैं बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं, आप या आपके जीन्स या क्रोमोसोम में बदलाव या चेंजेस आ सकते हैं। विजन जो है, जो हमारे आंखों की देखने की जो विजन है, तो वो उसकी जो कैपेसिटी है देखने की, वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है इंडियन गवर्नमेंट में, तो ये एग्जैक्टली प्लान करता है टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम सिंस 1985। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बहुत सारे प्लान या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी, तो ये भी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो इसमें जो भी लैंड रिजर्व किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, तो वो किसी भी पब्लिक यूज के लिए अदर देन द फॉरेस्ट, जो भी उसमें लिखा है तो वो एक्टिविटी छोड़कर हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी परमिशन करना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से, कहाँ जहाँ कहीं ऑलरेडी लैंड रिजर्व है फॉरेस्ट के लिए, तो वहाँ माइनिंग करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना कंपलसरी है। अगर कोई भी बंदा या अदरवाइज इंस्टीट्यूट अगर पाया गया कि वो डिसोबे कर रहा है लॉ को एज पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो उनको क्या हो सकता है, तो 15 दिन की उसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इसका पर्पस था जब ये एक्ट पास किया था, टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द एनवायरमेंट। जो कोई बंदा या जो कोई इंस्टीट्यूट एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचा रहा है, तो उनको उनको प्रिवेंट करना, उनको पनिश करना, ये इस एक्ट का पर्पस था। तो अगर कोई भी पर्सन हो या कोई फैक्ट्री हो, तो अगर वो पोल्यूशन फैला रही है तो उसको गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है। एंड अगर वो विद बियॉन्ड लिमिट अगर पोल्यूशन अगर स्प्रेड कर रही है एनवायरनमेंट में या छोड़ रही है, उसको मान लीजिए पोल्यूट कर रही है, तो वो जो बंदा है या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, दैट कैन बी that particular person or that particular entity will have a fine as well as imprisonment। तो जो इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि जो जेल हो सकती है, वो तकरीबन 5 साल के लिए हो सकती है, और जो फाइन है तो फाइन अप टू 1 लाख हो सकता है एज पर दिस एक्ट। तो बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप किया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टेब्लिश इन 2010 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज। तो एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज सही से फॉलो हो रहे हैं क्या नहीं, इसको कौन देखता है, तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पास करने से पहले या इम्प्लीमेंट करने से पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना कंपलसरी है इंडिया में।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या कहता है? अगर इफ यू टॉक अबाउट क्लॉज 49A, तो जो भी एनिमल रेयर कैटेगरी में ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हैं एक्ट में, तो उनका ट्रेड, किसी भी प्रकार का ट्रेड इज कंप्लीटली बैंड। इफ यू टॉक अबाउट द क्लॉज 49B, तो जो भी आर्टिकल या बने हैं फ्रॉम द स्किन या ऑर्गन ऑफ द वाइल्ड एनिमल की जो भी बैन किए गए हैं, या जो कोई भी पर्सन या कोई फैक्ट्री अगर उसको बना रहा है या बेच रहा है या खरीद रहा है, तो दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिलीजिंग द पोल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट। यानी कि जो भी आर्टिकल जो स्किन और ऑर्गन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, तो वो एग्जैक्टली बैंड है, तो आप उसको ये नहीं कर सकते हैं, आप उसको खरीद या बेच नहीं सकते हैं। एंड जो अगर मान लीजिए 49C एज पर क्लॉज ऑफ द एक्ट, तो आपके पास अगर कोई भी मटेरियल है कि जो रेयर वाइल्ड एनिमल से बना है या उससे बना हुआ कोई चीज है, तो उसका डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ दे आस्क। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंजर्व द एनवायरमेंट। तो ह्यूमन ने एग्जैक्टली डिस्टर्ब किया है एनवायरमेंट को, तो ह्यूमन की जिम्मेदारी है कि एनवायरमेंट को कंजर्व करे एंड उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे। तो बहुत सारी एक्टिविटी ह्यूमन से हो जाती है अननोइंगली, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होता है। तो हमारा एनवायरमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तभी जाके हम जो एनवायरमेंट है तो उसको सही रख सकते हैं, एंड जिसकी वजह से जो एंटायर लिविंग वर्ल्ड है तो उसका वेलफेयर हो सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे आजू बाजू में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो इनको ही हम क्या कह सकते हैं? तो इनको ही हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। richness of living organism in nature due to presence of varieties of organism, ecosystem and genetic variation within species। यानी कि अगर हम कुत्तों की बात करें तो अलग अलग प्रकार के कुत्ते मिलते हैं, मंकीज की बात करें तो अलग अलग प्रकार के मंकीज मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के हमें हॉर्सेस मिलते हैं। तो दीज आर जो उसमें वैरायटी है, जेनेटिक वेरिएशन है, उसको हम क्या कहेंगे? तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमें ह्यूमन मिलते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अलग अलग प्रकार के कुत्ते, बिल्ली, ह्यूमन दिखते हैं, तो इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट देन अदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है। अगर मान लीजिए डाइवर्सिटी अगर धीरे धीरे कम होने लगा, तो उसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा? तो जो पर्टिकुलर स्पीसी है तो वो आने वाले दिनों में एक्सटिंक्ट होने का चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, तो उनका चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी हाई। लेकिन अगर डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होने लगी, तो क्या हो जाएगा? उनके चांसेस ऑफ ग्रोथ विल बी लिस्ट इन कमिंग डेज। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, तो हम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है कि बहुत सारी स्पीसीज हमें नेचर में मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बहुत सारे इकोसिस्टम हमें हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट में दिखते हैं। तो यानी कि अगर हमारा लोकेशन चेंज हुआ तो हमें अलग अलग इकोसिस्टम दिखेगा। तो इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है? इंटरेक्शन बिटवीन बहुत सारे फैक्टर का जब इंटरेक्शन एक दूसरों के साथ होता है, जैसे बायोटिक एंड अबायोटिक का फैक्टर, या बायोटिक बायोटिक का, या अबायोटिक अबायोटिक का जब इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ हो, तो उससे क्या हो जाता है? तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हर एक इकोसिस्टम जो होता है तो उसकी एक खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे प्लांट वहाँ अलग मिलेंगे, पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम में आपको पर्टिकुलर टाइप के प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, एंड पर्टिकुलर अबायोटिक फैक्टर भी आपको उसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल रेगिस्तान या डेजर्ट की बात करें, तो हमें आपको जो प्लांट, एनिमल या माइक्रोज आपको या अबायोटिक फैक्टर जैसे मिट्टी वगैरह है, तो जो आपको हमें वहां दिखेंगे वो हमें दूसरी जगह पे नहीं दिखेंगे। यानी कि वो पर्टिकुलर आपको कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ उसी इकोसिस्टम में दिखेंगे। तो जो इकोसिस्टम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अभी हमें एक केस स्टडी दिया है, जादव मोलाई पयांग। तो ये आसाम से है।
इनका जन्म 1963 में हुआ था। इन्होंने एज अ फॉरेस्ट वर्कर्स काम चालू किया था इन फॉरेस्ट में एट द एज ऑफ 16। तो उन्होंने अभी तक जो प्लांट किए हैं फॉरेस्ट या ट्रीज, तो उन्होंने फॉरेस्ट कवर प्लांट किया है तकरीबन 1300 मोर देन 1360 एकर्स। तो जो जंगल है कोकिला मुख, जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आता है आसाम में, तो ये एग्जैक्टली जो जंगल है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने अकेले के दम पे ही उन्होंने उतना जंगल को प्लांट किया था फॉर इन लास्ट 30 ईयर्स। तो इसके लिए उनको अवार्ड दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री का फॉर इज अनपैरेलल्ड वर्क टुवर्ड द एनवायरमेंट। तो बहुत सारे अगर लोग आते हैं जंगल इधर, एक अच्छी लाइन लिखी है हमारे बुक में, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अगर एक अकेला पर्सन अगर वो डिटरमाइंड है, अगर उसने निश्चय कर लिया है, तो पूरा एक वो फॉरेस्ट डेवलप कर सकता है या नया फॉरेस्ट वो बना सकता है। सेक्रेड गुरुज क्या है? तो बहुत सारे जंगल क्या होते हैं, भगवान के नाम पे हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि वहां से कुछ भी चीज काटना या उठाना या उस पर्टिकुलर जंगल को नुकसान देना हम प्रोहिबिटेड रहता है एज पर द कल्चरल प्रैक्टिस या रिलीजन प्रैक्टिस। तो इसको हम सेक्रेड गुरुज कहेंगे। गुरुज का मतलब है जंगल कह सकते हैं हम, पवित्र जंगल ऐसा कहा तो भी चलेगा। तो ये सारे जो जंगल होते हैं वो कंजर्व किए जाते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, एंड इनको एक सैकड़ ग्रो की तरह यानी सैकड़ जंगल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि नेचुरली एक सेंचुरीज है कि जो सोसाइटीज ने बनाई है, इसमें गवर्नमेंट जो है, तो विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सोसाइटी मेंटेन देयर ओन सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसका एक स्पेशल प्रोटेक्शन भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ के लोग उसको पवित्र मानते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हमेशा टेक केयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे थिक क्लस्टर ऑफ फॉरेस्ट बन जाते हैं। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे थिक क्लस्टर है ऑफ सैकड़ गुरुज। इंडिया की बात करें तो मोर देन 13,000 सैकड़ गुरुज रिपोर्टेड है इंडिया में, यानी कि मोर देन 13,000 प्लेसेस है अलग अलग जगह पे जिसको लोगों ने सैकड़ गुरुज की तरह माना है अभी तक, एंड उसको प्रोटेक्शन दिया है। तो महाराष्ट्र में उसको देवराई, देवरा हाथी, देवगुड़ी ऐसा कहा जाता है सैकड़ गुरुज को। और महाराष्ट्र में इसका नंबर लगभग 2820 है, 2820। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एग्जाम्पल यहाँ दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ ट्रांजिशन जोन है, यहाँ बफर जोन है, यहाँ कोर जोन है। तो कोर जोन में आप सिर्फ कोई भी ह्यूमन बींग का एंट्री अलाउड नहीं है। बफर जोन में आप फोटो खींच सकते हैं, घर बांध सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन जो जोन है, तो ट्रांजिशन जोन में एवरीथिंग इज अलाउड, यानी टूरिज्म इज अलाउड, ह्यूमन सेटलमेंट इज अलाउड, रिसर्च इज अलाउड, एजुकेशन इज अलाउड, मॉनिटरिंग इज अलाउड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड देयर। तो प्रोटेक्शन, अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं रेयर स्पीसीज को, तो हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीसीज। जो भी नेशनल पार्क है, तो हमें एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर दिस पर्पस। तो बहुत सारे रीजन को हमें बायो रिजर्व की तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, जो स्पीसीज है कि जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उनको हमें उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। और हमें जो बंदे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है या नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम है या सेमी गवर्नमेंटल प्रोग्राम है, वो लोग उनको वॉलंटरी हेल्प कर सकते हैं उस प्रोग्राम में। अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज को भी कैरी करते हैं, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ग्रीन पीस नाम की संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, ये एनवायरमेंटल रिलेटेड ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। इसमें मोर देन 25 लोग काम करते हैं, एंड यहाँ मोर देन 26 कंट्री के लोग इसके मेंबर्स है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? तो ये एग्जैक्टली ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये जो रेड कलर में यहाँ दिख रहा है, तो ये रेड कलर वाले क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर हम मान लीजिए यहाँ इंडिया की बात करें, तो इंडिया में क्या है, ये वेस्टर्न घाट क्या है, ये हॉटस्पॉट में आता है। इवन हम नॉर्थ ईस्ट का साइड या हिमालयन रीजन की अगर बात करें, तो ये भी कहाँ आता है, तो ये हॉटस्पॉट रीजन में आता है।
तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? तो दुनिया भर में यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यानी कि एक टाइम था कि जब 15.7% जो एरिया था अर्थ का वो कवर्ड था बाय हॉटस्पॉट। लेकिन अभी तक क्या हो गया कि अभी तक अगर देखा जाए तो 86% ऑफ दैट सेंसिटिव एरिया आउट ऑफ 100 जो भी अवेलेबल था पहले, तो उसमें से अराउंड 86% सेंसिटिव एरिया ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है। प्रेजेंटली अभी सिर्फ 2.3% एरिया ही है अर्थ पे कि जो कवर्ड है बाय सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है इसमें मोर देन 1,50,000 प्लांट स्पीसीज है। अगर इस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट की बात करें तो इसमें जो भी प्लांट स्पीसीज है ये दिस स्पीसीज आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। यानी कि ये जो 2.3% एरिया है तो इसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ जो भी स्पीसीज है प्लांट स्पीसीज वो उसको कैरी करता है। अगर इंडिया की बात करें तो 135 स्पीसीज आर फाउंड इन एनिमल्स इन इंडिया। तो उसमें से 85 जो स्पीसीज है तो वो हमें कहाँ मिलते हैं? तो इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न घाट। तो जंगल ऑफ ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न रीजन में हमें मिलती है। ईस्टर्न रीजन हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं इसको। तो 1500 जो एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है तो ये हमें कहाँ मिलती है? तो वेस्टर्न घाट में मिलती है। तो जो भी टोटल प्लांट स्पीसीज है इन द वर्ल्ड तो उसमें से 50,000 स्पीसीज क्या है? एंडेमिक है, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन में ही आपको मिलेगी। यानी कि अदर देन पर्टिकुलर दैट रीजन वो प्लांट स्पीसीज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वेस्टर्न घाट जो है तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ये 6 स्टेट को कवर करता है। तो माइनिंग एंड नेचुरल गैस का रिसर्च ये क्या कर रहा है? ये थ्रेट प्रोड्यूस कर रहा है या थ्रेट निर्माण कर रहा है फॉर द हैबिटेट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के जो भी प्लांट है, एनिमल है, तो उसको थ्रेटनिंग किसकी वजह से हो रहा है? माइनिंग एंड नेचुरल गैस सर्च की वजह से। जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क है वो रिजर्व किया है टाइगर के लिए, वैसे ही माइनस नेशनल जो पार्क है वो रिजर्व किया है टाइगर एंड राइनो के लिए। बट अभी क्या हो रहा है कि वहाँ भी बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहाँ भी उस एरिया में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, उस एरिया में बहुत सारा क्या हो रहा है? तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी वहाँ हैबिटेट है तो उस हैबिटेट को क्या हो रहा है? उससे नुकसान हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो थ्रेटन्ड स्पीसीज कौन सी है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड में स्पीसीज में ये लायन टेल्ड मंकी है। तो ये है लायन टेल्ड मंकी। फिर उसके बाद ये बर्ड है। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज है कि जिसमें क्या है कि आइदर उनका नंबर क्या है कि कम हुआ है या उनका हैबिटेट श्रिंक हो गया है। तो ऑर्गेनिज्म जो है तो ये आने वाले दिनों में एक्सटिंक्ट हो सकता है अगर सही से प्रिकॉशन नहीं ली जाए तो। इसलिए कंजर्वेशन मेजर्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की बात करें तो ये जो है तो ये लाइन टेल्ड मंकी है, और ये जो बर्ड है तो इसका नाम है लेसर फ्लोरिकन। अगर हम रेयर स्पीसीज की बात करें तो रेयर स्पीसीज में कौन सी स्पीसीज आएंगी? फॉर एग्जांपल रेड पांडा है, एंड उसके बाद ये मस्क डियर है। तो इनका नंबर क्या है? कंसिडरेबली डिक्लाइन हो गया है। और ये एंडेमिक स्पीसीज यानी कि पर्टिकुलर ही रीजन में मिलते हैं, यानी थ्रू आउट द रीजन ये नहीं मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेड पांडा एंड मस्क डियर, दीज आर द रेयर स्पीसीज। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। तो वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है? जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर एंड लायन। तो इनका नंबर क्या है कि बहुत ही कम है, एंड उनका नंबर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। तो इनका जो नंबर कम हो रहा है तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट को आने वाले दिनों में क्या हो सकती है? तकलीफ हो सकती है। एनवायरनमेंट गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस लेसिंग नंबर। उसके एग्जांपल है जैसे टाइगर एंड लायन है। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज ऐसी स्पीसीज की जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको हम इनडिटर्मिनेट स्पीसीज कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये शेकरू है, ये जो है तो ये शेकरू का फोटो है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये क्या होता है कि हमें ज़्यादा दिखते नहीं है, क्योंकि उनके जो बिहेवियरल हैबिट होता है यानी कि उनके पास शाइनेस होता है, छुपके रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा या पक्का डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका एग्जांपल है जायंट स्क्विरल, जिसको हम शेकरू कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है।
उसके बाद है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जिसको कहता है, तो ये एग्जैक्टली रेड लिस्ट बनाता है। इसमें क्या होता है, जो भी थ्रेटन स्पीसीज है यानी कि जिनकी संख्या बहुत कम है और आने अगर ध्यान नहीं दिया तो उनके लिए वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो ऐसी एक रेड लिस्ट बनाता है। उसके बाद पिंक पेजेस की ऐसी स्पीसीज की भाई अभी उनका नंबर कंसिडरेबल है, बट लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, आने वाले दिनों में उनका नंबर कम हो सकता है। उसके बाद ग्रीन पेजेस यानी कि ऐसे सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो पहले किसी ज़माने में एंडेंजर्ड कैटेगरी में थे बट अभी स्पीसीज है, तो उसको उन्होंने ग्रीन पेजेस में रखा है। उसके बाद एज पर द वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, तो इन्होंने सर्वे पब्लिश किया था 2008 में। तो इसमें उन्होंने कहा था कि 30% जो एनिमल स्पीसीज है दुनिया की वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई है इन द लास्ट 35 ईयर्स। यानी कि 1975 से अगर 2005 की अगर बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 35 ईयर्स में क्या हो गया है, 30% जो एनिमल स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई है। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट को बचाना है हमें। तो अगर हम किसी प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो यानी कि हम बहुत सारी चीजें यानी कि एक साथ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर हम प्लांट लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहे हैं। फॉरेस्ट ही हमारी वेल्थ है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज अ वैल्यू एजुकेशन फॉर अस एंड फॉर एवरीबॉडी। अगर हम पेपर का सही से इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को। एंड अगर हमें प्योर हवा चाहिए एंड प्योर वाटर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा। एंड प्योर हवा एंड प्योर पानी हमें हेल्दी लाइफ दे देगा।